हेलो बच्चों। आज आप लोगों का टॉपिक है बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। जैसा कि लिखा हुआ है बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, मतलब इस रूल का प्रयोग हम कैसे करेंगे। इस रूल का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य को सिंपल बनाना होता है। ये रूल होता क्या है? तो ये रूल होता है जब दो नाउन या नाउन फ्रेज एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हों तो एक नाउन फ्रेज को दूसरे नाउन फ्रेज के तुरंत बाद प्रयोग करना फ्रेज इन अपोजिशन कहलाता है। और ये फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है, ये देखिए लिखा है फ्रेज। ये जो फ्रेज लिखा है, फ्रेज का हिंदी में अर्थ होता है शब्द समूह। क्या अर्थ होता है? शब्द समूह। और नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज माने होता है वह शब्द समूह वह शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता है। नाउन का कार्य करता है। और बचा अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना। ये है नाउन फ्रेज एंड पोजीशन। क्या होता है? फ्रेज माने होता है शब्द समूह, नाउन फ्रेज माने होता है वह शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता है, और अपोजिशन माने होता है पास पास रखना। अर्थात जो ये जो जगह है, जो बीच की जगह है, इसको हम कहते हैं अपोजिशन। कैसे प्रयोग करेंगे? इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हेयर इज सोना, शी इज माई सिस्टर। और ब्रैकेट में लिखा है, इसे सिंपल बनाइए। वाक्य है हेयर इज सोना, शी इज माई सिस्टर, या यहाँ पर आ जाए हेयर इज माई सिस्टर, हर नेम इज सोना, इस तरीके आ जाए। तो कैसे करेंगे? इस वाक्य को बनाएंगे हेयर इज सोना कामा माई सिस्टर। इस तरीके से एक वाक्य बनाएंगे। दूसरा, अथवा इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं हेयर इज माई सिस्टर और सोना। इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे यदि दिए गए वाक्य सब्जेक्ट के बारे में होते हैं तो दूसरे नाउन या नाउन फ्रेज को अपोजिशन में रखेंगे। दूसरा रूल है यदि एक वाक्य के ऑब्जेक्ट का दूसरे वाक्य में नाउन फ्रेज दिया गया हो तो उसे ऑब्जेक्ट के पश्चात अपोजिशन में रखते हैं। जैसे टैगोर, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। टैगोर रोट द गीतांजलि। इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोइम। जैसे वाक्य हमारे लिखा है टैगोर रोट द गीतांजलि, इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। मतलब टैगोर ने गीतांजलि को लिखा और यह छोटी छोटी पोएम का कलेक्शन है। क्या है? गीतांजलि। तो क्या लिखा है कि जब पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट का नाउन फ्रेज दूसरे वाक्य में दिया गया है तो उसे ऑब्जेक्ट के पश्चात अपोजिशन में रखते हैं। तो कैसे बनाएंगे इस वाक्य को? टैगोर रोट द गीतांजलि और अपोजिशन क्या है? कामा, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स।
ये हो गया आपका। एक नेक्स्ट इसका रूल है कि जब एक वाक्य में बी वर्ब दी गई हो और उसके बाद में मुख्य वर्ब हो, तो बी वर्ब के बाद जो दिया गया नाउन फ्रेज होता है उसे अपोजिशन में रखते हैं। कैसे रखते हैं? देखिए क्या नेक्स्ट रूल है अपोजिशन का। जब एक वाक्य में बी वर्ब हो और दूसरे में मुख्य वर्ब हो, तो क्या करेंगे? जो बी वर्ब के बाद का जो नाउन फ्रेज होता है उसे अपोजिशन में रखते हैं। अर्थ निकालेंगे। धोनी इज आवर कैप्टन, धोनी हमारा कप्तान है। ही माने उसने, स्कोर माने स्कोर किया 183 रन, उसने 183 रन, अर्थात उसने 183 रन बनाए। तो कैसे बनाएंगे इस वाक्य को? धोनी कामा आवर कैप्टन, धोनी कामा आवर कैप्टन, दोबारा कामा लगाएंगे और लिखेंगे स्कोर्ड 183 रन, 183 रन। यानी कि मतलब क्या है इस वाक्य का, कैसा रूल है इसका कि जब एक वाक्य में बी वर्ब हो तथा दूसरे वाक्य में मेन वर्ब हो, ये मेन वर्ब हो गई हमारी, ये बी वर्ब हो गई। जब एक वाक्य में बी वर्ब हो तथा दूसरे में मेन वर्ब हो, तो बी वर्ब के बाद का जो नाउन फ्रेज होता है, अर्थात नाउन फ्रेज होता है क्या? फ्रेज माना होता है शब्द समूह, और नाउन फ्रेज माना होता है वह शब्द समूह जो नाउन का आकार करता है। तो आवर कैप्टन, हमारा कप्तान, किसके बारे में बात बताई गई है? धोनी के बारे में बात बताई गई है। तो ये क्या है? ये धोनी का हमारा नाउन फ्रेज हो गया। और अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना, तो ये जो जगह होती है बीच की होती है अपोजिशन की। समझ गए? तो कैसे, क्या मतलब है इस वाक्य का? जब पहले वाक्य में बी वर्ब हो और दूसरे में मेन वर्ब हो, तो बी वर्ब के बाद का जो नाउन फ्रेज है उसको अपोजिशन में रखते हैं, और अपोजिशन होता है जो बीच की जगह होती है कामा की, वो होती है हमारी अपोजिशन की जगह। तो बन जाएगा धोनी आवर कैप्टन स्कोर्ड 183 रन। क्या अर्थ हुआ इसका? पहले वाक्य का अर्थ है धोनी हमारा कप्तान है, उसने 183 रन बनाए। और इस वाक्य का क्या मतलब हो गया? धोनी हमारे कप्तान ने 183 रन बनाए। इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद में एक नेक्स्ट रूल है इसका। जब दोनों वाक्य में बी वर्ब दी गई हो, अर्थात पहले वाक्य में भी बी वर्ब होगी और दूसरे वाक्य में भी बी वर्ब होगी, तो जब दोनों वाक्य में बी वर्ब हो तो क्या करते हैं? जो सबसे फेमस या इम्पोर्टेंट नाउन फ्रेज होगा उसको अपोजिशन में रखेंगे। कैसे बनाएंगे? मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोइट, ही वाज ब्लाइंड। ये हमारा वाक्य है और ब्रैकेट में लिखा है, इसे सिंपल बनाएंगे। तो कैसे अर्थ निकालेंगे? मिल्टन माने मिल्टन, वाज माने थे, माने एक, फेमस माने प्रसिद्ध, इंग्लिश माने अंग्रेजी के, पोइट माने कवि। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे। ही माने वह, वाज माने थे, ब्लाइंड मीन्स अंधे, वो अंधे थे। तो हमने क्या बताया कि जब दोनों वाक्य में बी वर्ब हो, जब दोनों वाक्य में बी वर्ब हो तो क्या होता है? जो अधिक फेमस या इंपोर्टेंट नाउन फ्रेज होगा उसको हम अपोजिशन में रखेंगे। तो कैसे बनाएंगे इस वाक्य को? मिल्टन कामा ए फेमस इंग्लिश पोइट, और कामा वाज ब्लाइंड। क्या अर्थ निकालेंगे? मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे, वह ही वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे। तो क्या बनेगा? मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोइट, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि अंधे थे। इस प्रकार बन जाएगा। और इसी का एक और हम आपको समझाएंगे।
इंदिरा गांधी was a courageous lady. इंदिरा गांधी was a courageous lady. She was the daughter of पंडित नेहरू। ये वाक्य है। इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी, सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। तो इसमें भी बी वर्ब है और इसमें भी बी वर्ब है। दिखाया क्या है, जब दोनों वाक्यों में बी वर्ब हो तो जो अधिक फेमस या इम्पोर्टेंट नाउन फ्रेज होगा उसको हम अपोजिशन में रखते हैं। अर्थ निकालेंगे। इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। शी माने वाज माने थी, द डॉटर माने पुत्री, या पंडित नेहरू माने पंडित नेहरू की, वह पंडित नेहरू की पुत्री थी। तो अब देखेंगे कि इसमें दोनों में वो करेजियस लेडी थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस है, या डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, वो पंडित नेहरू की पुत्री थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाएंगे? इंदिरा गांधी कामा, अब सबसे पहले तो उनकी पहचान पंडित नेहरू की पुत्री थी, तो इंदिरा गांधी कामा द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की पुत्री, कामा वाज अ करेजियस लेडी। इस तरीके से बनेगा ये वाला वाक्य। मतलब इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी, सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू वाज ए करेजियस लेडी। अर्थ निकालें। इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी। सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, वह पंडित नेहरू की पुत्री थी। अब इसका क्या अर्थ बन गया? इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की पुत्री एक साहसी महिला थी। तो ये था हमारा बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ये होता क्या है, एक बार पुनः देखेंगे। तो फ्रेज जो वर्ड लिखा, फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह। मतलब शब्द समूह जो है वो है फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज क्या है? वह शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता है। और अपोजिशन का मतलब हो गया पास पास रखना। किस प्रकार रखेंगे हमने आप लोगों को बताए हैं, कुछ रूल्स इसके बताए हैं। जो पहला वाक्य था, यदि दिया गया, यदि वाक्य के ऑब्जेक्ट का नाउन फ्रेज दूसरे वाक्य में दिया गया हो तो उसके पश्चात रखते हैं, एक रूल ये था। दूसरा रूल ये था कि जब एक वाक्य में बी वर्ब हो और दूसरे वाक्य में मेन वर्ब हो तो बी वर्ब के बाद का जो अपोजिशन है, जो ये वाला अपोजिशन था, वो हम किस में रखेंगे? अपोजिशन में रखेंगे। ये क्या है? ये फ्रेज नाउन फ्रेज है। जब ये नाउन फ्रेज को हम अपोजिशन में रखेंगे बी वर्ब के बाद। तीसरा क्या है कि जब दोनों वाक्यों में बी वर्ब हो, इस वाक्य में भी बी वर्ब है और इस वाक्य में भी बी वर्ब है, जब दोनों वाक्यों में बी वर्ब है तो जो अधिक इंपॉर्टेंट या फेमस नाउन फ्रेज होगा उसको हम अपोजिशन में रखेंगे। मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोइट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे, वह अंधे थे। तो हम कैसे बनाएंगे? ये इसमें क्या है? फेमस यही तो है। तो मिल्टन कामा ए फेमस इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड। अगला, इंदिरा गांधी वाज अ करेजियस लेडी, शी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। तो इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी, वह पंडित नेहरू की पुत्री थी। इसका जो इंपॉर्टेंट नाउन फ्रेज है वो है द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। तो कैसे बनाएंगे? इंदिरा गांधी कामा द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, ये बीच में आ जाएगा हमारा, और वाज ए करेजियस लेडी ये अंत में आ जाएगा। ये था आपका नाउन फ्रेज बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। इसी के साथ साथ सिंपल बनाने के जितने भी रूल थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। सबसे पहले पार्टिसिपल का पढ़ाया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल के 4 रूल, पास्ट का 1 रूल और परफेक्ट पार्टिसिपल के 2 रूल पढ़ाए। उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाया गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, फिर बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड, उसके बाद में इन्फिनेटिव, और आज आपको पढ़ाया है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। इसी के साथ साथ सिंपल का जो जितने भी रूल होते हैं सिंपल बनाने के वो यहाँ पर समाप्त हो गए। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, रूल्स समझ में आएंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया गया है।
और कोशिश करते हैं बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। धन्यवाद।